विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर दे। कहने का मतलब हमारा लक्ष्य 12वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना है। अब जो बचे हुए दिन हैं उनमें बहुत अच्छा किया जा सकता है। परीक्षा का टाइम है, ध्यान लगाकर थोड़े दिन पढ़ें। अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। तो थोड़े दिन के लिए अच्छे मार्क्स, अच्छी मार्कशीट के सपने देखें और अपने भविष्य को सिक्योर करें। भविष्य आपका बनेगा, या आप सोच के चलें। मैं एक साधारण सी राजनीति विज्ञान की व्याख्याता हूँ और ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से प्रश्नों को हल करके बनाया है उन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश क्लास में नहीं पढ़ पाए, चाहे कोई स्टाफ नहीं होने की वजह से या किसी कारण दूर रहे हों, नहीं पढ़ पाए हों। वह अब मेहनत करें, 100 मार्क्स का लक्ष्य बनाएं तो 95 आपके ज़रूर बनेंगे। मेरी शुभकामना आपके साथ है। नमस्कार बच्चों, आज ये जियोग्राफी का सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट आपके लिए पहले डाला जा चुका है। अपनी जो परीक्षा है वो 4 अप्रैल को होगी। जियोग्राफी की एग्ज़ाम 4 अप्रैल को है, तो अगले 30 दिन में हम अपनी तैयारी किस तरीके से करें कि 56 में से 56 मार्क्स ला सके। इसके लिए हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। मेहनत में जुट जाइए। अगर कामयाब होना है तो प्रयास तो करने होंगे, मेहनत करनी होगी। आज की मेहनत आपको कल सुख देने वाली है। आज का जो कष्ट है वो आपको आनंद देने वाला है। तो लगे रहें। इनमें से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार है, परिवहन है, संचार है, उपरोक्त सभी हैं। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो सूचना का संग्रहण भी है, उत्पादन और प्रकीर्णन भी है, अनुसंधान और विकास भी है, उपरोक्त सभी होंगे। वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति का सूत्रपात किसके माध्यम से हुआ? तो इंटरनेट के माध्यम से हुआ है। कुल पूंजीकृत जो रोजगार हैं एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है वो बताना है। तो पर्यटन से सबसे ज़्यादा पूंजी प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। तो पर्यटन हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां जो प्रश्न है, संचार सेवाओं में किसका संप्रेषण सम्मिलित है? तो इसके लिए शब्द और संदेशों का भी होता है संचार में, और तथ्य और विचारों का भी होता है। तो उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ये जो पाठ है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप, ये पाठ हमारा 5 नंबर का है। तो 5 में से 5 नंबर हम तैयार कर लें। परिवहन दूरी को मापने का प्रकार है किलोमीटर दूरी, समय दूरी, लागत दूरी और उपरोक्त सभी। ये सभी हमारे आंसर सही हो जाएंगे। प्रत्येक सड़क जो 2 नगरों को जोड़ती है कहलाती है योजक। विश्वविद्यालय का अध्यापन क्रियाकलाप किस सेक्टर से संबंधित है? तो विश्वविद्यालय में अध्यापन क्रियाकलाप कराने वाले जो सेक्टर है वो चतुर्थ सेक्टर है। ये सवर्ण कॉलर वाले श्रमिक होते हैं। ये भी अपन मिलान करेंगे आगे। फुटकर व्यापार में वृहत स्तर पर सर्वप्रथम नवाचार लाने वाले समुदाय थे उपरोक्त उपभोक्ता सहकारी। परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण उपग्रह संचार करता है। जन संचार माध्यम के उदाहरण बताने हैं तो रेडियो भी है, दूरदर्शन भी है, समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है। ये सब संचार माध्यम है। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्रों में उभरते देशों के नाम लिखना है। इसमें भारत भी है, थाईलैंड भी है, सिंगापुर भी है, मलेशिया भी है। व्यावसायिक सेवाओं के उदाहरण देने हैं, स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी, विधि प्रबंधन आदि।
नोड किसे कहते हैं? दो या अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु और मार्ग के सहारे बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पर्यटकों के घरों में रुकने की व्यवस्था का गोवा और कर्नाटक में नाम क्या है? गोवा में हेरिटेज होम्स है और कर्नाटक में उसको मेडिकेरे और कुर्ग कहते हैं। विकासशील देश जैसे भारत में अंकीय विभाजन को कम करने हेतु सुझाव देना है। अंकीय विभाजन, इसमें महानगरों के जो समीप स्थित ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें सूचना और प्रौद्योगिकी की जो पहुंच है वो बढ़ाई जानी चाहिए। अपने से सुझाव मांगा है तो सुझाव देंगे कि महानगरों के समीप स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए, तभी अंकीय विभाजन को कम कर सकते हैं। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में मुख्य अंतर लिखना है। दूसरे क्रियाकलाप यानी अर्थव्यवस्था का जो दूसरा क्षेत्रक है उसमें उद्योग से संबंधित कार्य होते हैं, विनिर्माण से संबंधित कार्य हैं, कच्चे माल को पक्के माल में बनाने का कार्य होता है तो इसमें तकनीक, मशीन और फैक्ट्री प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। जबकि तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र होता है तो इसमें कर्मचारियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर निर्भर है। परिवहन एवं संचार में अंतर लिखिए। परिवहन में व्यक्तियों विनिर्मित जो माल होता है उसको भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि संचार में संदेश, विचार और विनिमय, संदेश और विचारों का विनिमय होता है। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने ऊपर भी देख लिया। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न होगा 21 नंबर, वो परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। जनसंख्या का आकार भी परिवहन को प्रभावित करेगा, उच्चावच भी प्रभावित करेगा, जलवायु का प्रकार भी प्रभावित करेगा और विभिन्न केंद्रों के मध्य व्यापार का क्या प्रारूप है वो भी इसको प्रभावित करेगा। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अवकाश की मांग, परिवहन की सुविधाओं का विकास, ये भी प्रभावित करते हैं पर्यटन को। ऊपर हमने परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक देखे। पर्यटन को प्रभावित करने वाले नेक्स्ट प्रश्न में देखें कि अवकाश की मांग होगी तो पर्यटक बढ़ेंगे, परिवहन सुविधाओं का विकास होगा तो पर्यटक बढ़ेंगे। फुटकर व्यापार क्या है? ये वो व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है। जैसे फेरी वाले घूमते हैं घर घर, रेडी वाले भी घूमते हैं, डोर टू डोर, ट्रक, डाक, आदेश, दूरभाष, इंटरनेट आदि सभी फुटकर व्यापार में आते हैं। थोक व्यापार की प्रमुख विशेषता लिखनी है। थोक व्यापार का गठन बिचौलिए सौदागरों द्वारा होता है। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोतों से पूर्ति करते हैं। अब हमें सुमेलित करना है, जिसकी बात हम ऊपर भी कर चुके हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप वाले जो कर्मचारी होते हैं उसको कौन से कलर के कॉलर के श्रमिक से जाना जाता है। तृतीय वाले कौन से कॉलर श्रमिक होते हैं, चतुर्थ वाले कौन से होते हैं, तो पंचम क्रियाकलाप वाले कौन से होते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप, ये अर्थव्यवस्था के सारे क्रियाकलाप अति मोस्ट है, अपने को याद होने चाहिए। प्राथमिक क्रिया में कृषि संबंधी कार्य आते हैं। दूसरे क्रियाकलाप में उद्योग संबंधी यानी कच्चे माल को पक्के में बनाया जाता है। तीसरा जो क्रियाकलाप है वो सेवा क्षेत्र है। चौथा और पांचवा तीसरे का ही उपक्षेत्र है। तो दूसरे की बात कर लेते हैं हम। दूसरे क्रियाकलाप में नीला कॉलर श्रमिक शामिल है, यानी जब हम मिलान करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे कि दूसरे को पहले से मिला देंगे। तृतीय क्रियाकलाप है वो गुलाबी कॉलर है। चतुर्थ क्रियाकलाप है वो वाइट कॉलर है। और पंचम जो क्रियाकलाप है चौथा जो क्रियाकलाप होगा हमारा वो होगा वाइट कॉलर। और पंचम जो क्रियाकलाप है वो होगा हमारा सवर्ण कॉलर। इस प्रकार से हम मिला देंगे। बड़ा ही सरल प्रश्न है, लेकिन अगर हम इसको याद नहीं करेंगे तो 4 नंबर गवा देंगे, क्योंकि मिलान वाले में आ सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है। पंचम क्रियाकलाप के जो श्रमिक हैं वो किस कॉलर के नाम से जाने जाते हैं, तो सवर्ण कॉलर वाले होते हैं पंचम वाले। पर्यटन एवं पर्यटक प्रदेश को परिभाषित करना है। तो पर्यटन ये एक यात्रा है जो मनोरंजन एवं प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। और पर्यटक प्रदेश हैं ये एक ऐसा क्षेत्र या स्मारक, विरासत स्थल, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो प्रदेश कहलाते हैं। पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं।
जलवायु पर्यटन को प्रभावित करेगी, क्योंकि जहाँ की जलवायु अगर अच्छी होगी, आकर्षित करने वाली होगी, सुहावनी होगी, तो वहाँ लोग जाएंगे, आकर्षित होंगे, भूदृश्य देखने वाले होंगे, आँखों को अट्रैक्टिव करने वाले होंगे, आकर्षित करने वाले होंगे, तो वहाँ पर्यटक अपने आप देखने के लिए आएंगे। वहाँ का इतिहास जानने योग्य होगा, वहाँ की कला और संस्कृति देखने योग्य होगी, जानने योग्य होगी, तो ज़रूर लोग आएंगे, आकर्षित होंगे। संस्कृति और अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो वहाँ भी लोग आएंगे। अंकीय विभाजन क्या है, जिसका हमने ऊपर भी अभी अध्ययन किया है। विकसित देशों द्वारा अपने नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच एवं इसके प्राप्त लक्ष्य उपलब्ध करा दिए, जबकि विकासशील देश अपने सभी नागरिकों तक ICT यानी सूचना और प्रौद्योगिकी की जो पहुंच है वो सुनिश्चित नहीं कर सके, और इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। हमने ऊपर सुझाव दिया था कि अंकीय विभाजन को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। अब हमने देखा है कि अंकीय विभाजन होता क्या है। तो चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए 3 सुझाव दीजिए। जब चिकित्सा उपचार को पर्यटन गतिविधि से जोड़ा जाता है, मेडिकल जो सुविधाएं हैं, मेडिकल जो उपचार है, उसको जब पर्यटन से जोड़ दिया जाता है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। विश्व स्तर पर सस्ती चिकित्सा सुविधाओं के कारण वर्ष 2005 के आंकड़े दिए हैं कि USA यानी अमेरिका से 55,000 रोगियों ने भारत में चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया, जबकि अमेरिका एक डेवलप कंट्री है। सुझाव देने हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि चिकित्सा पर्यटक बढ़े, और भी अधिक हमारे देश में आए और अपना इलाज करवाएं, उपचार करवाएं। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करें, साथ ही गुणवत्ता में भी वृद्धि करनी चाहिए। चिकित्सकों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, तब लोग विश्वास होगा तो अपने आप आएंगे। चिकित्सा पर्यटन सुविधाओं का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। ये सब करके हम चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, और चिकित्सक जो पर्यटक हमारे देश की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? प्रकारों का वर्णन करना है। वे नगर एवं कस्बे जहाँ से व्यापार संबंधित संपूर्ण गतिविधियाँ संपन्न होती हैं, व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। व्यापारिक केंद्रों के प्रकार: ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती ग्रामीण और बस्तियों का पोषण करते हैं। ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं विकसित होती हैं। नगरीय बाजार केंद्र, ये नगरीय बस्तियों का पोषण करते हैं, और ये नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं। ये सभी प्रकार की वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। चतुर्थ एवं पंचम क्रियाकलाप में अंतर करना है। अब हम चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में अंतर करेंगे। हमने चतुर्थ क्रियाकलाप ऊपर भी देखे हैं कि कौन से कॉलर के व्यक्ति इसमें काम करते हैं। पंचम क्रियाकलाप में देखा कि इसमें कौन से कॉलर के व्यक्ति काम करते हैं। मिलान वाले में अभी हमने किया है। अब हम इनके बीच अंतर करेंगे। अगर सफल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज की मेहनत कल को आनंद देने वाली है। अगले 30 दिन में यानी 4 अप्रैल को जब हमारा पेपर होगा तो किस प्रकार से हम जियोग्राफी में 56 में से 56 लाएं, इसके लिए जुट जाएं। चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप में अंतर। चतुर्थ क्रियाकलाप ये अनुसंधान एवं विकास केंद्रित होता है, और 5वां जो क्रियाकलाप है ये नवीन विचार और प्रौद्योगिकी पे केंद्रित होता है, यानी इसमें नीति निर्माता और सलाहकार शामिल होते हैं 5वें क्रियाकलाप में। इसमें ज्ञान, चतुर्थ जो क्रियाकलाप है इसमें ज्ञान उन्मुखी कार्यों का समावेश होता है, ज्ञान से संबंधित कार्य होते हैं। और 5वां जो क्रियाकलाप है उसमें निर्णय लेने एवं नीति निर्माण करना संबंधी कार्यों का समावेश होता है। तीसरा जो पॉइंट है अंतर का हमारा, इसमें शिक्षक, चतुर्थ सेक्टर में शिक्षक, चिकित्सक, लेखाकार शामिल होते हैं, और 5वें में नीति निर्माता, वैज्ञानिक शामिल होते हैं। बाह्य स्रोतन के कारण विभिन्न देशों में रोजगार के अवसरों का सर्जन हुआ है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप और 5वां क्रियाकलाप जो हमारा प्रश्न है इसको अच्छी तरह से याद करें। ये सरल भी है, याद करने में सरल भी है, हो भी जाएगा, इतना हार्ड भी नहीं है। कई बच्चों को शिकायत होती है कि याद नहीं होता, तो बार बार अभ्यास करें, ज़रूर याद होगा, कैसे नहीं होगा। और दिमाग में सेट रखें कि एक जो काम हम कर रहे हैं इसका कल को आने वाला आउटपुट हमारा क्या होगा,
आज की जो शारीरिक पीड़ा है वो हमें कल आनंद देने वाली है, इस बात का ध्यान रखें। लगे रहें करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावते शिल्पे पड़त निशान। अगर एक रस्सी है, कोमल रस्सी है, वो पत्थर पे निशान कर सकती है, तो आपका अभ्यास एक दिन रंग जरूर लाएगा। लगे रहें। स्रोतन का विकास उन देशों में हो रहा है जहाँ सस्ता एवं कुशल श्रम उपलब्ध है, अतः उन देशों से उत्प्रवास में भी कमी आई है एवं रोजगार के नए अवसरों का सर्जन हुआ है। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन एवं व्यवसाय प्रक्रमण बाह्य स्रोतन में अंतर लिखना है। जब ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन में व्यवसाय प्रकरण बाह्य स्रोतन की तुलना में उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं एवं बेहतर व्यवसायिक अवसर भी होते हैं। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन में अनुसंधान संबंधी क्रिया, विकास क्रियाएं, ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा, अनुसंधान, कानूनी, व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर आते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा मानव बस्तियाँ। मानव बस्ती पे बात कर लेते हैं हम। वर्ष 2017 में ये हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। हम अगले वीडियो में जल्द कोशिश करेंगे कि आपके लिए 56 में से 56 मार्क्स के लिए व्यवस्था करें कि भूगोल में 56 में से 56 मार्क्स कैसे लाएं। भूगोल एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें 56 में से 56 लाए जा सकते हैं। एज ए साइंस है, इसे पढ़कर हम 56 में से 56 मार्क्स से ला सकते हैं। वर्ष 2017 के अनुसार विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। कितना प्रतिशत है? तो 54% है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2017 में 54%। किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी, नहर के किनारे होती हैं? तो ये हमारी रेखीय प्रकृति की होती हैं। ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? ये हम सबको पता है कि गांव में खेती संबंधी कार्य होते हैं। तो हमारी प्राथमिक क्रियाएं हैं कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सब क्रियाएं प्राथमिक सेक्टर में आती हैं। तो हमारी प्राथमिक क्रियाएं होंगी। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो ये 40 थे। 2006 का पूछा है मिलियन सिटी का, तो ये 6 थे। 2015 में सन्नगर जो शब्दावली है उसका प्रयोग किसने किया? तो पैट्रिक गिडीज ने किया था। 1915 में। 2000 चल रहा है इसलिए 2000 ही आ जाता है। 1915 में सनगर जो शब्द है उस शब्दावली का प्रयोग पैट्रिक गिडीज ने किया था। और सन 1957 में विश्व नगरीय यानी मेगापोलियस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये जीन गोटमैन ने किया था। वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। ये कथन किसका है? लेवियस मैमफोर्ड का है। जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं तो ग्रामीण बस्तियों के किस प्रतिरूप का विकास होता है? आयताकार रूप का विकास होगा। जब सड़कें समकोण पे काटेंगे तो समकोण का मतलब इस प्रकार से सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटें तो उसे कहते हैं समकोण पे काटना। तो ये आयताकार बस्तियों का प्रतिरूप बन जाएगा। झीलों एवं तालाबों के चारों ओर किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां होती? तो झील और तालाब गोलाई में होती। झील और तालाब गोलाई में होती, तो गोलाई में बनेंगी वो। तो किस प्रकार की आकृति बनेगी? हमारी वर्ताकार। वृत्त गोल होता है। सन 1950 में विश्व की प्रथम मेगा सिटी होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क शहर जो अमेरिका में है वो न्यूयॉर्क मेगा सिटी। अब मिलियन सिटी और मेगा सिटी में अंतर होता है, ये मेगा सिटी पूछी गई है तो मिलियन सिटी की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा मिलियन सिटी पे है, मिलियन सिटी किसे कहते हैं? विश्व का प्रथम मिलियन सिटी बनाने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ? ऐसे शहर जो वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय एवं यातायात के केंद्र होते हैं एवं उनकी संख्या 10 लाख से अधिक होती है तो उसे मिलियन सिटी कहते हैं। विश्व का प्रथम मिलियन सिटी बनने का श्रेय सन 1800 ईस्वी में लंदन को प्राप्त हुआ था। तो मिलियन सिटी आ जाए तो लंदन है, मेगा सिटी आ जाए तो न्यूयॉर्क है। ये अपने को ध्यान रखना है, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मानव बस्ती किसे कहते हैं? मानव आवासों के संगठित समूह को मानव बस्ती कहते हैं। मानव बस्ती मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र है। उपनगरीकरण क्या है?
उपनगरीकरण पे बात कर लेते हैं। मानव द्वारा मुख्य नगर से हटकर, मानव द्वारा मुख्य नगर से हटकर बाहर स्वच्छ और खुले क्षेत्रों में अधिवासों का निर्माण कर लेते हैं, जिसके उपरांत शहर के समीप उपनगर का निर्माण हो जाता है, जहां से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थल पे जाते हैं और आते हैं, तो उसे कहते हैं उपनगरीकरण। सहनगर किसे कहते हैं, उदाहरण भी देना है। अलग अलग जो नगर हैं उनको आपस में मिलाकर विशाल नगरीय क्षेत्र यानी बड़ा नगर क्षेत्र बना देते हैं, तो उसे सहनगर कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ग्रेटर लंदन, शिकागो, टोक्यो। ऊपर हमने पढ़ा कि सहनगर जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया, ये इस शब्दावली का प्रयोग किसने किया था, तो वो भी याद रखें। प्रशासनिक नगर क्या है, राष्ट्र की राजधानी जहाँ पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे नई दिल्ली भारत की प्रशासनिक नगर है, बीजिंग, कैनबरा, वाशिंगटन डीसी, लंदन आदि। विश्व नगरी मेगापोलिस क्या है, सहनगर आपस में जुड़कर बड़े महानगर प्रदेश का निर्माण करते हैं, तो इसे विश्व नगरी कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जहां उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है। तो विश्व नगरी मेगापोलिस, और ऊपर हमने पढ़ा सहनगर। कैनबरा नगर की योजना का वास्तुकार कौन है, कैनबरा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अमेरिकन वास्तुविद वॉल्टर बैरली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस उद्यान नगर की योजना बनाई थी। सांस्कृतिक नगर किसे कहते हैं, जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, बनारस आदि सांस्कृतिक नगरों के उदाहरण हैं। ये धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए नगर होते हैं, इसलिए इन्हें सांस्कृतिक नगर कहते हैं। जैसे जेरूसलम, मक्का, मदीना का नाम सुना ही हमने। जगन्नाथपुरी हमारे उड़ीसा में है, बनारस उत्तर प्रदेश में, तो ये धार्मिक नगरी हैं, भगवान से संबंधित नगरी हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती हेतु निर्धारित मापदंड क्या थे, नगरीय बस्ती कैसी होनी चाहिए, इसके लिए 1991 की जनगणना में कुछ मापदंड निर्धारित किए गए थे। तो उन मापदंडों में से सभी स्थापना जहां नगर पालिका, नगर छावनी बोर्ड एवं अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सम्मिलित हों। पहला मापदंड था कम से कम 5000 व्यक्ति वहाँ निवास करते हों, 75% पुरुष जो श्रमिक हैं वो गैर कृषि कार्य में संलग्न हों, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ये वहाँ 1991 में मापदंड निर्धारित किए। WHO के अनुसार एक स्वस्थ शहर क्या है, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण होगा, तो वह स्वच्छ शहर होगा। सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होंगी, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं भी उपलब्ध होंगी। ये सब WHO के अनुसार स्वस्थ शहर की विशेषताएं थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने नगर रणनीति में क्या प्राथमिकताएं बताई हैं, नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थलों में वृद्धि की जाए, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, वायु प्रदूषण वहाँ कम से कम होनी चाहिए। आदिस अबाबा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये इथोपिया की राजधानी है, इसकी स्थापना 1878 में हुई। संपूर्ण नगर पर्वत घाटी स्थला जो करती है उसमें बसा हुआ है। मारकोटा में बहुत विकसित बाजार है। जबूती अदीस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है। ये अदीस अबाबा की पर हमने संक्षिप्त टिप्पणी की है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है ग्रामीण बस्तियों के बसाव को प्रभावित करने वाले कारक। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रामीण बस्तियां बसेंगी तो उनको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वहाँ लोग ज़्यादा बसना पसंद क्यों करेंगे या वहाँ से जाना पसंद क्यों करेंगे, यानी जाने को मजबूर क्यों होंगे। तो बसने के लिए कैसे प्रभावित करेंगे, वहाँ जल आपूर्ति होगी तो लोग बसना पसंद करेंगे। जल पहली आवश्यकता है। भूमि होगी, अच्छी भूमि होगी, समतल भूमि होगी तो लोग बसना पसंद करेंगे। उबड़ खाबड़ होगी तो लोग बसना पसंद नहीं करेंगे। उच्च भूमि के क्षेत्र, गृह निर्माण सामग्री, अगर घर बनाने के लिए वहाँ सामग्री नज़दीक मिल जाती है तो लोग
जल्दी बच जाते हैं। सुरक्षा के उपाय भी होंगे, लोग वहाँ रहेंगे जहाँ उन्हें सुरक्षा मिलेगी, तो लोगों को सुरक्षा का जो कारक है वो भी प्रभावित करता है। आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कीजिए। आकृति के आधार, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है अपना। 23 और 24 दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियां दो प्रकार की होती, सहंत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती। दोनों याद होने चाहिए। सहंत बस्ती कौन सी होती है, प्रकीर्ण बस्ती कौन सी होती है। सहंत बस्तियां वो होती हैं जो मकान एक दूसरे के समीप हों और इनका विकास नदी, घाटी और उपजाऊ स्थानों पे होता है, मैदानों में होता है। प्रकीर्ण जो बस्ती है वो उसमें मकान दूर दूर होंगे, प्राय खेतों के द्वारा आवास एक दूसरे से अलग अलग होंगे, यानी उनके जो घर होंगे वो दूर दूर होंगे। ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में अंतर करना है। ग्रामीण बस्तियां अधिकतर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में, ये सब हमें पता है कि गांव के लोग ज़्यादातर किसान खेती किसानी करते हैं, तो वो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। द्वितीय जो नगरीय बस्तियां हैं वो दूसरे और तीसरे और चतुर्थ इन क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। दूसरा जो हमारा अंतर है वो है जनसंख्या घनत्व। तो ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या घनत्व कम होगा और शहरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। सरल सा है। रोजगार के ग्रामीण जो बस्तियां हैं वहाँ रोजगार के अवसर कम होंगे, गांव में रोजगार के कम अवसर कम होते हैं, तो शहरों में रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे। ये हमने कर लिया ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों में अंतर। नम बिंदु बस्तियां क्या है, जो जल स्रोत जैसे नदी है, झील है, झरने हैं, उनके समीप स्थित बस्तियों को नम बस्तियां कहते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता खूब होती है। नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाने बनाने, सिंचाई करने, मछली पकड़ने इत्यादि कार्यों के लिए जल की आपूर्ति हो जाती है। शुष्क बिंदु बस्तियां, तो यहाँ पानी की कमी होगी। मानव द्वारा बाढ़ के द्वारा होने वाली क्षति से बचाव के लिए ऊंचे क्षेत्र जैसे नदी की वेदिका और तटबंधों पर निर्मित बस्तियां शुष्क बिंदु बस्तियां होती हैं, क्योंकि इनको मानव को डर रहेगा कि कहीं बाढ़ नहीं आ जाए, उससे नुकसान नहीं हो जाए, तो उससे दूर रहेंगे। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पे बनाते हैं ताकि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़ों से बचाव हो सके। नियोजित बस्तियां क्या है, नियोजित बस्तियां प्लानिंग से बसी हुई बस्तियां, सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर लोगों की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर बस्तियों का विकास करना, तो नियोजित बस्तियां कहलाती हैं। तो ये इसका उदाहरण हम देंगे। इथोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण जो योजना चलाई गई और भारत में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास किया, तो ये नियोजित बस्तियां थी। नियोजित नगर का जब उदाहरण दे तो चंडीगढ़ हमारा नियोजित यानी प्लानिंग से बसा हुआ शहर है, सबसे सुंदर शहर है, योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ है। कैनबरा ऑस्ट्रिया के ऊपर हमने पढ़ा कि कैनबरा ऑस्ट्रिया की राजधानी है और उसको किसने बसाया, उसका वास्तुकार कौन था, उस बसाया यानी वास्तुकार कौन था, उसकी डिजाइन किसने तैयार की, योजना किसने तैयार की, तो उसका हमने नाम ऊपर पढ़ा था। ग्रामीण बस्तियों की मुख्य समस्याएं लिखिए। पर्याप्त जल आपूर्ति का अभाव होगा। ग्रामीण बस्तियों में जल आपूर्ति का अभाव रहता है, ये मेन समस्या, मुख्य समस्या होती है। शौच घर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण का वहाँ कोई सही से व्यवस्था नहीं रहती, तो वहाँ अभाव होता है। कच्ची सड़क और आधुनिक जो संचार साधनों की वहाँ कमी रहती है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं का अभाव रहता है। नगरीय बस्तियों की मुख्य समस्या, ऊपर हमने ग्रामीण बस्तियों की समस्या पढ़ी है, तो नेक्स्ट जो 30 का प्रश्न है हमारा वो नगरीय बस्तियों की समस्या है। तो नगरों में ज़्यादा गंदगी होती है, तो गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव रहता है। पीने योग्य जल है उसकी कमी रहती है, जल तो मिल जाएगा लेकिन पीने योग्य शुद्ध जल की समस्या रहेगी। जल और वायु प्रदूषण रहेगा और आवासों की कमी रहेगी। ये समस्या शहरी जो बस्तियां होती हैं उनमें होती हैं। विकासशील देशों में मानव बस्तियों की प्रमुख समस्या बतानी है। विकासशील जो देश हैं उसमें आर्थिक समस्याएं होती हैं, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं होती हैं, पर्यावरण संबंधी समस्याएं होती हैं। तो आर्थिक समस्या देख लेते हैं हम। रोजगार के घटते अवसर, विकासशील देश जो अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो देश विकासशील देश होते हैं, और जो डेवलप कर चुके हैं वो विकसित देश होते हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है, अमेरिका, जापान जैसे देश हैं वो डेवलप कंट्री हैं, वो विकसित देश हैं। तो भारत विकासशील देश है, तो भारत में आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं? रोजगार के घटते अवसर, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की बढ़ती संख्या,
आर्थिक संसाधनों का दबाव। सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं में हम देख लेते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का गरीब लोगों तक पहुंच नहीं हो पाती। बेरोजगारी के कारण जो अपराध हैं वो बढ़ जाते हैं। लिंगानुपात असंतुलित होता है। पर्यावरण संबंधी समस्या कौन सी आती है? घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के निस्तारण की समस्या बनी रहती है। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की समस्या होती है। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचों का निर्माण, जिससे नगरों में ऊष्म द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो ये आपको परिभाषा याद होनी चाहिए कि ऊष्म द्वीप किसे कहते हैं। ग्रामीण बस्तियों में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए उचित सुझाव आपको देना है। रोजगार के अवसरों का सृजन करें। ग्रामीण बस्तियों में उत्पन्न समस्याएं और उनके समाधान के सुझाव। तो समस्याओं का समाधान कैसे करें, उसके लिए उचित सुझाव हमें देना है। रोजगार के अवसरों का सृजन करें, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करें। चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करें, तब ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं हम। जल आपूर्ति सुनिश्चित करें, क्योंकि इसमें जल की भी कमी रहती है। संचार सुविधाओं का विस्तार करें, ताकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। स्थान एवं साइट के मध्य अंतर, ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्थान किसे कहते हैं। स्थान से तात्पर्य उस वास्तविक भूमि से है जिस पर बस्ती विकसित हुई है, और स्थिति का जो मतलब है सिचुएशन का, उसका मतलब है कि उस परिवेश से जिसमें वो बस्ती बसी हुई है, यानी वो सांस्कृतिक प्राकृतिक परिवेश जिसके बीच वो बसी हुई है, उन दशाओं को बस्ती की स्थिति कहते हैं। नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का आधार क्या लेते हैं? जनसंख्या लेंगे, व्यवसायिक संरचना लेंगे, प्रशासन लेंगे। ग्रामीण बस्तियों के सभी प्रतिरूप के चित्र बनाने हैं। ये आपके ग्रामीण बस्तियों के सभी प्रतिरूपों के चित्र दिए हुए हैं, जैसे रेखिक है, चौक पट्टी है, टी का आकार है, वर्ताकार है, दोहरा प्रतिरूप है, रेल, सड़क, नदी, नहर, तालाब, कुएं, उन सब के लिए हम कौन से चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये भी हमारा यहाँ दिया हुआ है। तो ये आज का हमारा सेशन जियोग्राफी का पूरा होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुद भी पढ़ें, खुद भी बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं, लगे रहें। एक दिन मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। मेहनत करें।